हेलो एंड नमस्कार, दिस इज ऋषभ सिंह एंड आई एम ग्लैड टू वेलकम यू ऑल ऑन श्री राम साइंस। मेरे पीछे आपको द हिंदू का कटआउट दिख रहा है विच सेज डीएमके सेट्स इट्स टर्म्स टू बैक द डीलिमिटेशन बिल। सो आज के सेशन में हम डीलिमिटेशन के बारे में सब कुछ समझेंगे। वील स्टार्ट विद व्हाट इज डीलिमिटेशन, देन हाउ मेनी टाइम्स डीलिमिटेशन हैज हैपेंड इन इंडिया, व्हाई द सीट्स was frozen for 25 years when it comes to Lok Sabha in the year 1971, then why it was further extended to 25 years in the year 2002, what are the important articles related to delimitation, delimitation commission के बारे में समझेंगे, then current happening यानी कि जो delimitation bill है उसके क्या provisions हैं, किस तरीके से जो delimitation bill है वो women reservation bill के साथ linked है, and at the same time सदर्न स्टेट्स एंड ऑपोजिशन पार्टीज के क्या कंसर्न है व्हेन इट कम्स टू डीलिमिटेशन बिल। सो आज के सेशन में डीलिमिटेशन से रिलेटेड जो भी क्वेरीज हैं आपकी वो रिजॉल्व हो जाएंगी। सिंपल रिक्वेस्ट है कि एंड तक इस सेशन को देखिएगा, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट क्या है, व्हाई वी हैव टेकन दिस पर्टिकुलर टॉपिक। डीएमके विच इज अ रीजनल पार्टी तमिलनाडु में, they are considering that they may extend support if the government revises the legislation bringing in 3 essential changes to the bill that reached the Lok Sabha in April। अप्रैल में डिलिमिटेशन बिल प्रेजेंट किया गया था लोकसभा में, बट वो पास नहीं हो पाया था। अब डीएमके ने अपनी 3 कंडीशंस जो है वो प्रेजेंट करी है गवर्नमेंट के सामने, और उनका ये कहना है कि अगर आप ये 3 कंडीशंस को फुलफिल करोगे तो हम फिर डीलिमिटेशन बिल में गवर्नमेंट को सपोर्ट करेंगे। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट आर दीज 3 डिमांड्स। तो पहली डिमांड यह है कि जो करंट कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रीज है लोकसभा की सीट पर, यानी कि आज की डेट में आपको जो 543 सीट्स देखने को मिल रही हैं जो कि 1971, ठीक है, 1971 के सेंसस पर बेस्ड हैं, ठीक है, 1971 के सेंसस पर बेस्ड हैं, वो 25 इयर्स के लिए फर्दर फ्रीज रहेंगी। सो नो चेंज इन लोकसभा सीट्स, क्योंकि बात यह करी गई है कि जो डीलिमिटेशन बिल प्रेजेंट होगा उससे जो सीटें हैं लोकसभा की वो आपका 840 के अराउंड हो सकती है। तो यही सेम नंबर रहेगा फॉर अनदर 25 इयर्स। पहली डिमांड है। सेकंड डिमांड की 50% ब्लैंकेट इंक्रीज, इंप्लीमेंट अ 50% फ्लैट इंक्रीज इन लोकसभा सीट्स अक्रॉस ऑल स्टेट्स। देखिए, जब अप्रैल में डीलिमिटेशन बिल को प्रेजेंट किया गया था तो सदर्न स्टेट्स की साइड से काफी ज्यादा कंसर्न आया था। तब हमारे जो होम मिनिस्टर है मिस्टर अमित शाह, उन्होंने ये कहा था कि सभी सीट्स, जितने भी स्टेट्स हैं, उनकी जो अभी प्रेजेंट सीट्स है उसमें फ्लैट 50% इंक्रीज किया जाएगा, ठीक है, 50% फ्लैट इंक्रीज किया जाएगा। सेकेंड डिमांड। एंड थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज कि जो डीलिमिटेशन है, ठीक है, जो भी सीटें इंक्रीज हो सकती हैं, चाहे यूपी हो, बिहार हो, उसको स्पेसिफिकली आपको मेंशन करना होगा कि अगर प्रेजेंट डेट में अगर हम यूपी की बात करें तो उनकी अगर 80 लोकसभा सीट्स है तो जो डीलिमिटेशन बिल प्रेजेंट होगा उसमें फर्दर कितनी इंक्रीज हो सकती है, एग्जैक्ट नंबर, नॉट कि कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला के बेसिस पर हम फिर फर्दर बताएंगे कि कितनी सीट्स इंक्रीज होगी। तो जितनी सीट इंक्रीज हो सकती है यू हैव टू स्पेसिफिकली मेंशन दैट पर्टिकुलर नंबर। तो ये 3 डिमांड जो है वो डीएमके ने प्रेजेंट करी है गवर्नमेंट के सामने, एंड उन्होंने ये कहा है कि अगर ये 3 डिमांड फुलफिल होगी तो फिर हम जो है डीलिमिटेशन बिल में गवर्नमेंट को सपोर्ट करेंगे। डन। अब हम चलते हैं स्टैटिक की तरफ, ठीक है। स्टैटिक में क्या है, सबसे पहले मैंने कहा था कि व्हाट इज डीलिमिटेशन। डीलिमिटेशन क्या होता है? अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स दैट द सीट्स in the Lok Sabha must be allocated to states in proportion to their population. Further, constituencies within each state should have roughly the same population. अब देखो, ये डिफिनेशन है, अगर आपके एग्जाम में डीलिमिटेशन के बारे में क्वेश्चन आएगा तो आप एज इट इज इंट्रोडक्शन उसमें लिख सकते हो, ठीक है। अब देखो डीलिमिटेशन क्या होता है। अगर मैं बात करूं टाइम की, ठीक है, जब हमारी कंट्री जब इंडिपेंडेंट हुई थी तो कौन सा ईयर था सबको पता है, इट वाज इन द ईयर 1947, ठीक है। तो 1947 में हमारी पॉपुलेशन कुछ होगी, ठीक है, बट विद टाइम क्या होता है कि जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हो रही है, ठीक है, पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज हो रही है। अब अगर पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, ठीक है, और सीटें फिक्स हैं,
तो जो रिप्रेजेंटेशन है ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन वो मिसमैच हो जाएगा। तो डीलिमिटेशन सिंपली ये कहता है कि जिस तरीके से पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है उसी तरीके से आपको कॉन्स्टिट्यूएंसीज, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंसीज की जो बाउंड्रीज है उसे रीड्रॉ करना होगा, उसे रीड्रॉ करना होगा, ठीक है, उसे रीड्रॉ करना होगा। ये सिंपल एक्सप्लेनेशन है डीलिमिटेशन का। डीलिमिटेशन का मतलब ये होता है कि जिस तरीके से इंडिया की अक्रॉस स्टेट्स, इंडिया में अक्रॉस स्टेट्स पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है उसी तरीके से डीलिमिटेशन ये कहता है कि दैट वी नीड टू रीड्रॉ द कॉन्स्टिट्यूएंसीज, रीड्रॉ द बाउंड्रीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसीज सो दैट पॉपुलेशन के साथ जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो मैच हो सके, ठीक है, वो मैच हो सके। और ये क्या इंश्योर कर रहा है? ये इंश्योर कर रहा है वन मेंबर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, वन मेंबर वन वोट एंड वन वैल्यू। अब जैसे एग्जांपल मैं आपको बताता हूं कि सपोज करो यूपी की पॉपुलेशन है, यूपी की पॉपुलेशन रफली हम अज्यूम करते हैं 15 लाख है, ठीक है। तो 15 लाख को अगर एक पर्सन, ठीक है, रिप्रेजेंट कर रहा है लोकसभा में, अज्यूमिंग कि भाई 15 लाख यूपी की पॉपुलेशन है, वहां से एक रिप्रेजेंटेटिव आ रहा है इलेक्ट होके, ठीक है। तो अगर हम किसी और स्टेट की बात करें, सपोज तमिलनाडु, तो तमिलनाडु में भी जो 15 लाख की पॉपुलेशन है उसे एक मेंबर ही रिप्रेजेंट करेगा। तो क्या हो गया? वैल्यू हो गया, ठीक है, क्या हो गया? वैल्यू हो गया। क्योंकि अगर यूपी जिसकी पॉपुलेशन 15 लाख है या 10 लाख है, वहां से अगर एक मेंबर आ रहा है, और वहीं अगर हम तमिलनाडु की बात करें, वहां की पॉपुलेशन अगर 10 लाख है या 5 लाख है, वहां से अगर एक मेंबर आ रहा है, तो वैल्यू किसकी ज्यादा हो जाएगी? वैल्यू यूपी की हो जाएगी, वैल्यू यूपी की ज्यादा हो जाएगी। तो डीलिमिटेशन एक इंपॉर्टेंट टूल भी है विच एंश्योर्स पॉलिटिकल जस्टिस, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, विच एंश्योर्स पॉलिटिकल जस्टिस। क्लियर हुआ? व्हाट इज डीलिमिटेशन? क्लियर हो गया। नेक्स्ट है कि इंडिया में कितनी बार डीलिमिटेशन हुआ है। सो वी हैव 4 टाइम्स, 4 टाइम्स ऐसे हैं, 4 बार ऐसा हुआ है जहां पर डीलिमिटेशन हुआ है। जैसे 52 में हुआ, देन 63 में हुआ, ठीक है, देन फिर आपका 73 जहां पर सीट्स को फ्रोज कर दिया गया था, और फिर आपका 2002। अब 4 बार डीलिमिटेशन हुआ है। इसके साथ क्या, कैसे डीलिमिटेशन होता है? मैंने आपसे बताया कि पॉपुलेशन की बेसिस पर। अब पॉपुलेशन कैसे पता चलती है? जब सेंसस होता है, ठीक है, जब सेंसस होता है। तो 1951 में सेंसस हुआ, 1952 में वी हैव डीलिमिटेशन, ठीक है। देन 1961 में सेंसस हुआ, हर 10 साल में डीलिमिटेशन होता है। 1963 में जो है डीलिमिटेशन। फिर 1971 में जब डीलिमिटेशन हुआ, या सॉरी जब सेंसस हुआ, तब वहां पर क्या हुआ? डीलिमिटेशन की जो सीट्स हैं या जो डीलिमिटेशन है वहां पर सीट्स को फ्रीज कर दिया गया, क्योंकि 51 की जो सेंसस पॉपुलेशन थी उसके बेसिस पर डीलिमिटेशन हुआ, सीट्स में चेंजेस हुए। 61 में जो पॉपुलेशन निकल के आई सेंसस के बेसिस पर, उसके बेसिस पर सीट्स में चेंज हुए। लेकिन 1971 में जब सेंसस हुआ, ठीक है, 1971 में जब सेंसस हुआ, तो उसके बाद जब डीलिमिटेशन को प्रेजेंट करने की बात है, यानी कि पॉपुलेशन के बेसिस पर जब सीट्स को इंक्रीज करने की बारी आई, तो अपोजिशन कहां से आया? अपोजिशन आया सदर्न स्टेट से। क्यों? क्योंकि अगर मैं 70s की डेकेड्स की बात करूं तो वहां पर क्या चल रहा था? वहां पर फैमिली प्लानिंग पर फोकस किया जा रहा था। अगर आपको इंडिया की सोसाइटी में क्या चेंजेस हुए हैं अगर आपको ये समझना है, राइट फ्रॉम 50s टू 60s टू 70s टू 80s, सबसे बेस्ट वे पता क्या होता है? सबसे बेस्ट वे होता है फिल्म्स। अब अगर आप 70s की फिल्म्स देखोगे तो वहां पर कई तरह की मूवीज में क्या रहता था? वहां पर जॉब्स नहीं है, रोटी कपड़ा मकान, बेसिक नेसेसिटीज नहीं है। एंड वहां पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट स्लोगन था, हम दो हमारे दो, यानी कि फैमिली प्लानिंग, कि भाई हमें अपनी पॉपुलेशन कंट्रोल करनी है, दैट्स व्हाई वी नीड फैमिली प्लानिंग, ठीक है। अब यहां पर सदर्न स्टेट्स ने यह कहा कि यार हम तो यही कर रहे हैं, द नेशनल पॉलिसी इज टू लिमिट और टू कंट्रोल द पॉपुलेशन, एंड फॉर दैट वी आर फेवरिंग दिस फैमिली प्लानिंग। लेकिन आप क्या कर रहे हो? आप ये कर रहे हो कि जब जब सेंसस हो रहा है तो पॉपुलेशन की बेसिस पर ही सीट्स दे रहे हो।
तो उससे क्या हो रहा है कि जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है, जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है सदर्न स्टेट्स का, वो तो कम हो रहा है कंपेयर टू नदर्न स्टेट्स। क्योंकि अगर हम यूपी की बात करें, बिहार की बात करें, हम राजस्थान की बात करें, यहां पे तो पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो इनकी पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो इनको सीट्स भी ज्यादा बढ़ रही है। जब लोकसभा में जिन स्टेट्स की जितनी ज्यादा सीट्स रहेंगी, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन भी उनका रहेगा, पॉलिटिकल वेट भी उन्हीं स्टेट्स का रहेगा। तो सदर्न स्टेट्स ने यह कहा कि यार हम तो फैमिली प्लानिंग पॉलिसीज, अवेयरनेस कैंपेन्स, एजुकेशन, ये सारी चीजें कर रहे हैं सो दैट वी कैन कंट्रोल आवर पॉपुलेशन। एंड आप क्या कर रहे हो कि आप सेंसस कर रहे हो, सेंसस के बाद वापस से पॉपुलेशन की बेसिस पर सीट्स बढ़ा दे रहे हो। ऑब्वियस सी बात है, जो नदर्न स्टेट्स हैं उनकी पॉपुलेशन ज्यादा है, तो नदर्न स्टेट्स की जो सीट्स हैं वो भी ज्यादा हो जाएंगी कंपेयर टू सदर्न स्टेट्स। तो पार्लियामेंट में क्या रहेगा कि जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है सदर्न स्टेट्स का वो कम हो जाएगा कंपेयर टू नदर्न स्टेट्स। सो इस वजह से जो है अमेंडमेंट पास होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट, इन द ईयर 1976 ड्यूरिंग इमरजेंसी, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, जिसने क्या किया, जिसने सीट्स को फ्रीज कर दिया कि भाई अभी जो लोकसभा की सीट्स हैं वो उतनी ही रहेंगी फॉर द नेक्स्ट 25 ईयर्स, यानी कि टिल अप टू 2001। ठीक है, 2000, अब भाई टाइम तो टाइम है, टाइम तो बीत जाता है। ठीक है, 25 साल निकल गए, 2001 आया। ठीक है, फिर सेंसस करना था, 2001 में सेंसस हुआ, सेंसस चल रहा है। ठीक है, 71 के बाद 81 में सेंसस हुआ, लेकिन डिलिमिटेशन नहीं हुआ, सीटें नहीं बढ़ी। फिर 91 में हुआ, फिर 2001 में हुआ। ठीक है, 2001 में हुआ, लेकिन 2002 में आपका डिलिमिटेशन होता है, लेकिन ओवरऑल सीट्स नहीं बढ़ाई गई, ओवरऑल सीट्स नहीं बढ़ाई गई 2002 में जो डिलिमिटेशन हुआ था। इनफैक्ट वापस से 84th अमेंडमेंट पास किया गया। नाउ दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स। 84th अमेंडमेंट में ये बोला गया कि हम 25 इयर्स के लिए फर्दर एक्सटेंड कर रहे हैं, यानी कि 2026 के लिए, 2026 तक जो 1971 के सेंसस पर सीट्स हैं वही रहेंगी एज इट इज। फिर अब एक और क्वेश्चन आपके मन में आ रहा होगा कि सर ठीक है, ओवरऑल सीट्स तो 543 रही, लेकिन फिर 2002 में डिलिमिटेशन कैसे हुआ, या किस चीज का डिलिमिटेशन हुआ? देखो, दो तरह से डिलिमिटेशन हुआ था 2002 का। पहला ये था, या 2002 में जो हुआ था, पहले आपने देखा होगा कि जो हमारी सीट्स हैं, जो लोकसभा की सीट्स हैं, उसमें आपने देखा है कि कुछ रिजर्व सीट्स रहती हैं। ठीक है, कुछ रिजर्व सीट्स रहती हैं, किसकी? एसटीज की एंड एससीज की। तो ये जो रिजर्व सीट्स हैं इनको इंक्रीज किया गया। ठीक है, क्योंकि भाई डिलिमिटेशन हो रहा है, सेंसस हो रहा है, सॉरी सेंसस हो रहा है, तो उससे क्या हो रहा है, उससे पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है ओवरऑल, उसमें एसटी की पॉपुलेशन भी इंक्रीज हो रही है, एससीज की पॉपुलेशन भी इंक्रीज हो रही है। तो ये रिप्रेजेंटेशन मिसमैच ना हो, इस वजह से जो रिजर्व सीट थी एसटीज की एंड एससीज की, इनको इंक्रीज किया गया। बट जो ओवरऑल सीट्स थी ये चेंज नहीं हुई, इट वॉज still 543, but the seats which are reserved for STs और and SCs, इनको इंक्रीज किया गया। देन क्या होता है, अगर आप विद इन स्टेट देखोगे, विद इन स्टेट्स कई सारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं जहां पर पॉपुलेशन बढ़ रही है, घट रही है। जैसे मैं उत्तर प्रदेश का हूं, ठीक है, यूपी से मैं कहां से बिलोंग करता हूं? प्रयागराज। ठीक है, प्रयागराज। अब यूपी में और भी कई सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जैसे प्रयागराज है, ठीक है, बनारस है, देन आपका आजमगढ़ है, बहुत से ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं। हो सकता है कि अब पॉपुलेशन सब में, सारे डिस्ट्रिक्ट्स में बढ़ी है, बट हो सकता हो कि सिस्टमैटिक ना हो क्या सकता है, सिस्टमैटिक नहीं है। प्रयागराज में पॉपुलेशन ज्यादा इंक्रीज हुई होगी, बनारस में उस लेवल की नहीं हुई है, आजमगढ़ में थोड़ा कम हुई है। तो जिस तरीके से डिस्ट्रिक्ट की पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो उस डिस्ट्रिक्ट में उसी पॉपुलेशन की बेसिस पर कॉन्स्टिट्यूएंसीज को रीड्रॉ किया जाएगा। इस वजह से देखते हो कि कई डिस्ट्रिक्ट में कॉन्स्टिट्यूएंसीज ज्यादा रहती हैं, सीटें ज्यादा रहती हैं किसी डिस्ट्रिक्ट में, किसी डिस्ट्रिक्ट की जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज है वहां पर सीटें कम रहती हैं। क्यों? क्योंकि वो इंटरनल डिलिमिटेशन हो रहा है कि भाई किसी डिस्ट्रिक्ट की पॉपुलेशन जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है, किसी डिस्ट्रिक्ट की उतनी नहीं बढ़ी है, तो अब ओवरऑल सीटें तो वही हैं, लेकिन इस कॉन्स्टिट्यूएंसीज को रीड्रॉ करेंगे सो दैट जो पॉपुलेशन और जो रिप्रेजेंटेशन का या जो रिप्रेजेंटेटिव का रेशियो है ये मिसमैच ना हो।
प्रयागराज की पॉपुलेशन मान लेते हैं अगर 10 लाख है, बनारस की अगर मान लेते हैं 8 लाख है, सपोज कर रहे हैं, आजमगढ़ की मान लेते हैं 5 लाख है, और हर जगह से अगर एक ही रिप्रेजेंटेटिव आ रहा है तो फिर ये भी ठीक नहीं है। तो अब क्या होगा, इनके बेसिस पर, पॉपुलेशन के बेसिस पर कॉन्स्टिट्यूएंसीज को रिड्रॉ करेंगे, और प्रयागराज में जितनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज आ रही ज्यादा बढ़ा दी जाएगी, बनारस में थोड़ी सी कम कर दी जाएगी, सो दैट जो पॉपुलेशन और रिप्रेजेंटेटिव का रेशियो है, ठीक है, वो मिसमैच ना हो। क्लियर हो गया? तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि 2002 में डिलिमिटेशन हुआ बट ओवरऑल सीट्स तो नहीं इंक्रीज हुई, इट वाज स्टिल 543, देन किस बेसिस पर, क्या ऑब्जेक्टिव था डिलिमिटेशन का? तो दो था, पहला बात द रिजर्व सीट्स फॉर एसटीज एंड एससीज ये इंक्रीज हुई, एंड विद इन स्टेट्स जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहां पे जो पॉपुलेशन इंक्रीज डिक्रीज हो रही थी उसके बेसिस पर कॉन्स्टिट्यूएंसीज को रीड्रॉ किया गया। क्लियर है? तो अब तक हम 2 पॉइंट समझ चुके हैं, पहला व्हाट इज डिलिमिटेशन, एंड देन कितनी बार इंडिया में डिलिमिटेशन हुआ है, और 1971 में क्यों सीट्स को फ्रीज किया गया, क्योंकि जो सदर्न स्टेट्स उन्होंने ये कहा कि भाई आप तो हम फैमिली प्लानिंग की बात कर रहे हैं, हम पॉपुलेशन को कंट्रोल करने की बात कर रहे हैं, तो रादर देन आप हमें रिवॉर्ड करो, आप तो हमें पनिश कर रहे हो कि हमारी सीट्स कम हो रही हैं, नदर्न स्टेट्स की सीट्स जो ज्यादा हो रही है, इस वजह से आपका 42nd अमेंडमेंट व्हिच वाज पास्ड इन द ईयर 1976 वो इंट्रोड्यूस किया गया। देन अगेन इन 2002 वी हैव 84th अमेंडमेंट जो कि फर्दर 2026 तक लोकसभा सीट्स को फ्रीज करता है टू 543। क्लियर है? अब ये आपके प्रिलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स कौन कौन से आर्टिकल्स हैं? ये आपके 5 से 6 आर्टिकल्स हैं, मैं बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा क्योंकि ये एज इट इज आपको देखना पड़ेगा। तो वी हैव आर्टिकल 81, ठीक है, विच सेज प्रोवाइड्स फॉर द आर्टिकल 81 provides for the composition of the house of the people, that is Lok Sabha, based on the population representation। यानी कि जो आर्टिकल 81 है वो ये कहता है कि जो लोकसभा है, ठीक है, वो पॉपुलेशन के बेसिस पर कंपोज्ड होगी। आर्टिकल 81 इंपॉर्टेंट। आर्टिकल 82 mandates the parliament to enact a delimitation act after every census to readjust seat allocations and boundaries। जैसे मैंने आपसे बताया कि 52 में सेंसस हुआ, सॉरी 52 में डिलिमिटेशन, 51 में सेंसस, फिर 61 में सेंसस, 62 में डिलिमिटेशन, ठीक है, 71 में सेंसस हुआ लेकिन डिलिमिटेशन नहीं हुआ, देन 2001 में सेंसस हुआ, फिर 2002 में डिलिमिटेशन हुआ, बट ओवरऑल सीट्स फिक्स थी, फ्रीज थी। ये कौन बताता है? आर्टिकल 82 कहता है कि हर सेंसस के बाद डिलिमिटेशन होगा, सो दैट जो भी पॉपुलेशन में चेंजेस आ रहे हैं उसके हिसाब से कॉम्पोजिशन या सीट्स में भी चेंजेस हो। देन आर्टिकल 70 provides for the periodic readjustment of the legislative assembly constituencies in every state after each census। डिलिमिटेशन सिर्फ पार्लियामेंट में नहीं हो रहा, स्टेट में भी हो रहा, ओवरऑल स्टेट जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं वो उनकी सीट, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज, उनकी सीट्स कैसे कंपोज हो रही है, रिकंपोज हो रही है। दिस सेज आर्टिकल 170। आर्टिकल 327 empowers parliament to make laws with respect to all matters relating to elections to legislatures including the delimitation of the constituencies। भाई अगर आपसे पूछ लेगा कि पार्लियामेंट के पास कौन सा आर्टिकल पार्लियामेंट को पावर देता है डिलिमिटेशन के लिए, वी हैव आर्टिकल 327। Article 329 clause says bars court from interfering or questioning the validity of any law relating to the delimitation of constituencies or allotment of seats। Delimitation orders cannot be challenged in any court। Very important statement for your prelims। Delimitation कौन कंडक्ट करता है? Delimitation कमीशन। डिलिमिटेशन कमीशन जो भी सीट्स या जो भी रिजल्ट दे रही है वो सुप्रीम कोर्ट पे चैलेंज नहीं होगा। इंपॉर्टेंट, कौन सा आर्टिकल कहता है? आर्टिकल 329 क्लॉज ए, वेरी इंपॉर्टेंट। देन आर्टिकल्स 330 एंड 332 डील्स विद द रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स इन द लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज which are recalibrated during delimitation। जैसे मैंने आपको बताया कि 2002 में जो डिलिमिटेशन हुआ था उसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि जो एससीज और एसटीज की सीट, जो रिजर्व सीट्स हैं, उनको इंक्रीज किया जाए। ठीक है, ये आपके आई गेस 1 2 3 4 5 6 7 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं विच आर डायरेक्टली रिलेवेंट और रिलेटेड टू डिलिमिटेशन, आपको इसे देखना है। ठीक है, अब डिलिमिटेशन कमीशन क्या है? क्योंकि भाई डिलिमिटेशन कौन बताएगा कि यार ये पॉपुलेशन है, इसमें इस तरीके की सीट्स होंगी। जैसे रिसेंटली क्या हुआ, 2020 में डिलिमिटेशन हुआ था जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, 2022 में डिलिमिटेशन कमीशन ने बताया कि प्रेजेंटली जो 83 सीट्स हैं उनको 90 किया जाएगा। तो ये जो डिलिमिटेशन कमीशन है ये क्या है? ये आपकी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है एंड एट द सेम टाइम क्वासी जुडिशियल बॉडी है। वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। ठीक है, जो कि लोकसभा और स्टेट असेंबली
दोनों की कॉन्स्टिट्यूएंसीज को रीड्रॉ करती है बेस्ड ऑन द लेटेस्ट सेंसस। ठीक है, डिलिमिटेशन कमीशन में अगर मैं बात करूं तो जो चेयरपर्सन होते हैं वो एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं। ठीक है, इसमें आपको चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स देखने को मिलेंगे एंड जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर्स हैं वेरियस स्टेट्स के वो भी देखने को मिलेंगे। एंड ये जो रिजल्ट देते हैं, जो डिलिमिटेशन की रिजल्ट आता है, जो भी रीड्रॉ करके सीट्स का नंबर आता है, वो फाइनल होता है, बाइंडिंग होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, बाइंडिंग होता है, लीगली बाइंडिंग होता है एंड दिस कैन नॉट बी चैलेंज इन एनी कोर्ट। इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, दैट्स इट। ठीक है, अब जो है स्टैटिक के बारे में हम समझ गए भाई कि डिलिमिटेशन क्या होता है, डिलिमिटेशन कितनी बार भारत में हुआ है, डिलिमिटेशन कमीशन क्या है। अब हम चलेंगे करंट कॉन्टेक्स्ट की तरफ। ठीक है, तो इस तरीके से यू इंटरलिंक योर स्टैटिक एंड करंट सब्जेक्ट्स। ठीक है, चलो अब देखो, पहली बात तो लेटेस्ट जो डिलिमिटेशन हुआ मैं आपको बता चुका हूं, जम्मू एंड कश्मीर में हुआ था। ठीक है, 83 सीट्स थी। 2020 में डिलिमिटेशन कमीशन को स्टैब्लिश किया गया था। 2020 में 2022 में शायद उन्होंने नंबर्स बताया, पहले वो नंबर था 83, वो बढ़ के 90 हो गया है। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, जैसे मैंने आपसे बताया था कि जो डिलिमिटेशन बिल है वो आपका वुमेन रिजर्वेशन के साथ लिंक्ड है। अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको जानना होगा कि 2011 में लास्ट सेंसस हुआ था। ठीक है, 2011 में लास्ट सेंसस हुआ था और नेक्स्ट सेंसस कब ड्यू था? इट वाज ड्यू इन द ईयर, जस्ट अ सेकेंड, इट वाज ड्यू फॉर द ईयर 2021, बट 2021 में सेंसस नहीं हुआ। क्यों? बिकॉज ऑफ कोविड-19। ऑब्वियसली बात है, कोविड-19 में एक अलग ही अनसर्टेनिटी थी। हमें कोई आइडिया नहीं था कि नॉर्मलाइज होगा नहीं होगा। वी आर थिंकिंग दैट वी टेंड टू लिव इन दिस नॉर्मल वर्ल्ड और दिस इज द न्यू नॉर्मल, ये सारी चीजें चल रही थी। फिर क्या होता है, अब जो सेंसस है वो ये बोला गया है कि सेंसस जो है वो 2027 तक, बाय 2027 तक जो है सेंसस कंप्लीट हो जाएगा। 2023 में क्या होता है? 2023 में एक बड़ा हिस्टोरिक जो बिल है वो पास होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पास होता है, विच इज 106th Constitutional Amendment Bill in 2023 introduced the reservation of 1/3 of seats for women in the Lok Sabha and state assemblies. This reservation will be based on the first census after the commencement of the 2023 Act. और यही सबसे बड़ा कैच है। The reference date for the ongoing census is 1st of March 2027. 2023 में जो बिल प्रेजेंट किया गया, ठीक है, 2023 में जो बिल प्रेजेंट किया गया वुमेन रिजर्वेशन बिल का, बड़ा हिस्टोरिक बिल था। ठीक है, बहुत टाइम से डिमांड थी कि भाई जो 1/3 सीट्स आप उसे रिजर्व करो। बट इसमें ये जो बिल प्रेजेंट किया गया, इसमें एक और कंडीशन ऐड करी गई है कि ये जो रिजर्वेशन दिया जाएगा वो बेस्ड होगा 2023 के बाद जो फर्स्ट सेंसस हो रहा है, यानी कि 2027 में जो सेंसस होगा। अब 2027 में सेंसस होगा, ठीक है, उसके बाद सेंसस जो नंबर आएगा, अब क्योंकि गवर्नमेंट का ये कहना है कि ये जो सेंसस होगा पहला डिजिटल सेंसस होने वाला है, तो हम बहुत तेजी से कर लेंगे सारे एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस, ओके, नो इश्यूज। बट जब 2027 में सेंसस हो जाएगा तब उसके बाद डिलिमिटेशन कमीशन फॉर्म होगी। ये डिलिमिटेशन कमीशन फिर जो है नंबर देगी कि कितनी किस तरीके की जो बाउंड्रीज है लोकसभा सीट्स की, स्टेट जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज है स्टेट असेंबलीज की, फिर जो है आपका ये फाइनल नंबर आएगा। यानी कि इतना मान के चलो कि 2029 जो कि अभी नेक्स्ट लोकसभा के इलेक्शंस होने वाले हैं, तब तक डिलिमिटेशन का जो नंबर है वो नहीं आ सकता। क्योंकि आपने देखा 2002 में जो डिलिमिटेशन कमीशन बनाई गई थी, उनका जो फाइनल नंबर आया था वो 2008 में आया था, 6 साल लग गए थे। तो 4 to 5 years तो कहीं नहीं जा रहे हैं। दैट्स वाई ये बोला जा रहा है कि ये जो 1/3 रिजर्वेशन है ना, ये आपका 2034 के इलेक्शंस पर अप्लाई होगा। क्यों? क्योंकि इसमें कंडीशन स्पेसिफिकली ये दी गई है कि जब फर्स्ट सेंसस हो, जब ये 2023 के बाद जो फर्स्ट सेंसस होगा विच इज इन द ईयर 2027, फिर जो डिलिमिटेशन कमीशन सीट बताएगी कि भाई इतनी सीट्स इंक्रीज हो रही है, उन इंक्रीज सीट्स में जो है हम रिजर्वेशन देंगे 1/3 का। क्या समझ में आया? व्हाट इज द लिंकेज ऑफ डिलिमिटेशन बिल विद द वुमेन रिजर्वेशन बिल? इस वजह से कई सारे आपको ऐसे प्लेकेट्स भी देखने को मिलेंगे, प्लेकार्ड्स भी देखने को मिलेंगे। कई सारे ऑपोजिशन पार्टीज, ऑपोजिशन लीडर्स ने कहा कि ये कहीं ना कहीं एक जुमला है, ठीक है,
जैसे महिला आरक्षण पर जुमलेबाजी बंद करो, इस तरीके के आपको जो है स्लोगन्स देखने को मिले थे, क्योंकि ऑपोजिशन पार्टी का सिंपल ये कहना था कि अगर आपको वुमेन रिजर्वेशन देना ही है, ठीक है, ये बिल आप क्या करो, ये आप एज इट इज जो अभी प्रेजेंट लोकसभा सीट्स का जो नंबर है उसी पर दे दो। बट गवर्नमेंट का स्टांस ये है कि जब गवर्नमेंट का स्टांस ये है कि हम ये चाह रहे हैं कि जो प्रेजेंट पॉपुलेशन आ जाए, जो लेटेस्ट सेंसस आ जाए, हमें पता चल जाए कितनी सेंसस है, किस तरीके से सीट्स इंक्रीज होगी, ठीक है, उसमें फिर जो है उस बेसिस पर हम रिजर्व कर पाएंगे कि किन एरियाज में, किन स्टेट्स की सीट्स में इंक्रीज आया है, क्या चेंजेस आया है, उसके बेसिस पर करेंगे। तो इस वजह से जब अप्रैल 2026 में इस बिल को रिजेक्ट किया गया था, या बिल ये पास नहीं हो पाया था लोकसभा से, तो ऑपोजिशन पार्टीज ने ये कहा था कि हम वुमेन रिजर्वेशन बिल के अगेंस्ट नहीं है, बट वुमेन रिजर्वेशन बिल में ये जो कंडीशन ऐड कर दी गई है कि इस बिल में ये रिजर्वेशन तब एक्टिव होगा जब फर्स्ट सेंसस होगा, उस फर्स्ट सेंसस के बाद डिलिमिटेशन, और फिर जो इंक्रीज नंबर ऑफ सीट्स आएगी वहां पर रिजर्वेशन, वहां पर जो है ये 1/3 रिजर्वेशन एप्लीकेबल होगा। तो ये एक लिंकेज है, क्लियर हो गया। 3 bills have been introduced in the Lok Sabha on April 16, 2026. ये मैं आपको बता चुका हूं, कॉन्स्टिट्यूशन 131st अमेंडमेंट बिल 2026 अप्रैल की बात है, यूनियन टेरिटरीज लॉ अमेंडमेंट बिल एंड डिलिमिटेशन बिल, ठीक है, इंक्रीज इन द साइज ऑफ द लोकसभा, डिलिमिटेशन बेस्ड ऑन 2011 सेंसस, ठीक है, सीक टू एनेबल डिलिमिटेशन बेस्ड ऑन द 2011 सेंसस, रिजर्वेशन फॉर वुमेन बेस्ड ऑन डिलिमिटेशन एंड इनेबल्स रिजर्वेशन फॉर वुमेन टू बी बेस्ड ऑन दिस लिमिटेशन, डिलिमिटेशन, ठीक है, ये इंट्रोड्यूस किया गया था। ये और ये जो यूनियन टेरिटरीज के लॉज हैं, ये क्या है, आपको पता होगा कि दिल्ली यूनियन टेरिटरी है, लेकिन यहां पर लेजिस्लेटिव असेंबली है, इसी तरीके से पुदुचेरी, ठीक है, वो भी यूनियन टेरिटरी है, पर उनकी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, उनकी लेजिस्लेटिव असेंबली है। तो वहां पर भी जो ओवरऑल चेंजेस स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली पार्लियामेंट में आएगा, वो दिल्ली और पुदुचेरी में इस बिल से आने वाला है। क्लियर हो गया, डन। अब इस बिल के फीचर्स क्या हैं, इंपॉर्टेंट फीचर्स, पहली बात तो डिलिमिटेशन, जो डिलिमिटेशन बिल है वो क्या कहता है कि भाई जो प्रपोर्शन है दैट शुड बी बेस्ड ऑन द पॉपुलेशन, जो डिलिमिटेशन होगा वो पॉपुलेशन के बेस पर होगा, ठीक है। पार्लियामेंट टू डिसाइड द सेंसस टू बी यूज्ड फॉर डिलिमिटेशन, पार्लियामेंट ये डिसाइड करेगी कि जो सेंसस है उसके बेसिस पर डिलिमिटेशन होगा। देन इंक्रीज द मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स इन द लोकसभा, जितनी पॉपुलेशन के बेसिस पर सीट्स बढ़ सकती हैं वो हम इंक्रीज करेंगे। कमेंसमेंट ऑफ द रिजर्वेशन फॉर वुमेन, जब ये सेंसस हो जाएगा, डिलिमिटेशन हो जाएगा, फिर रिजर्वेशन जो है, जो 1/3 रिजर्वेशन है, तब ये स्टार्ट होगा। और यही एक सबसे बड़ा इशू है, मैंने आपसे बताया। इस वजह से आपने आर्टिकल्स भी देखे होंगे कि वी आर नॉट अगेंस्ट द वुमेन रिजर्वेशन बिल, स्पेशली कमिंग फ्रॉम द ऑपोजिशन लीडर्स और ऑपोजिशन पार्टीज, दे आर सेइंग दैट वी आर नॉट अगेंस्ट द वुमेन रिजर्वेशन बिल, बट वी आर अगेंस्ट द डिलिमिटेशन बिल, जो कि इस वुमेन रिजर्वेशन बिल के साथ साथ जो है कहीं ना कहीं पास कराने का ट्राई कर रही है रूलिंग गवर्नमेंट, ठीक है। एंड अपॉइंटमेंट ऑफ द डिलिमिटेशन कमीशन, डन। ये आपके इंपॉर्टेंट की फीचर्स हैं। अब जो लास्ट एस्पेक्ट आ रहा है वो ये आ रहा है कि एक तो मैंने आपको 1971 में बता दिया, ठीक है, वो तो मैंने ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया था कि पॉपुलेशन के बेसिस पर रिजेक्ट जो है सदर्न स्टेट्स ने क्रिटिसाइज किया था, या अपना ऑपोजिशन शो किया था बैक इन द ईयर 1971। अभी जो अप्रैल 2026 में डिलिमिटेशन बिल प्रेजेंट किया गया था, विच कुडंट बी पास इन द लोकसभा, व्हाई ऑपोजिशन रूल स्टेट्स डिमांड ट्रांसपेरेंसी इन द डिलिमिटेशन प्रोसेस, यहां से कंसर्न आया सदर्न स्टेट्स का। अब क्या कंसर्न है सदर्न स्टेट्स के, मैं आपको बिल्कुल इजी लैंग्वेज में समझाता हूं। पहला यह, सदर्न स्टेट्स ये कह रहे हैं कि भाई उनकी जो परफॉर्मेंस है आप उसको पेनलाइज कर रहे हो, ठीक है। आपने ये बोला कि हमें पॉपुलेशन को कंट्रोल करना है, ठीक है, हमें पॉपुलेशन को कंट्रोल करना है, हमने किया, ठीक है। आपने फैमिली प्लानिंग इनिशिएटिव्स की बात करी, हमने किया। अब रादर देन आप हमें रिवॉर्ड्स दो, आप क्या कर रहे हो, आप हमें कहीं ना कहीं पेनलाइज कर रहे हो। क्यों? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है यार, अगर पार्लियामेंट में सदर्न स्टेट्स के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं अगर वो कम होंगे, ऑब्वियस सी बात है पॉपुलेशन के बेसिस पर अगर सीट्स डिसाइड हो रही है तो यूपी हो गया, बिहार हो गया, वहां पर मैक्सिमम सीट्स आएंगी, ठीक है, वहां से मैक्सिमम सीट्स आएंगी। तो सदर्न स्टेट्स ये कह रहे हैं कि आप तो हमें पेनलाइज कर रहे हो, द पेनल्टी फॉर परफॉर्मेंस पैराडॉक्स, ठीक है, ये तो कॉन्ट्राडिक्ट हो गया, कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया कि हम आप जो नेशनल पॉलिसी है उसके साथ अलाइंड हो रहे हैं, तो रादर देन आप हमें रिवॉर्ड करो, आप तो हमें पेनलाइज कर रहे हो। क्यों? क्योंकि जो इंक्रीज होंगी सीट्स, ठीक है, जो सीट्स इंक्रीज होंगी वो आपका कहीं ना कहीं 846 या 843 के अराउंड होंगी,
जो डिलिमिटेशन होगा ये एक्सपेक्टेड है कि जो नई सीट, जो नई लोकसभा का नंबर होगा, राइट, विच इज अभी 543, वो बढ़ के 843 या 846 रहेगा। अब इसमें अगर आप देखोगे, ये अभी अगर आप इसमें देखोगे तो यूपी और बिहार, यूपी का एक्सपेक्टेड है कि अभी जो 80 सीट्स है लोकसभा की वो इंक्रीज होकर 143 हो जाएंगी। बिहार की जो अभी शायद प्रेजेंट 40 लोकसभा सीट्स हैं वो इंक्रीज होकर 79 हो जाएंगी। तो अगर हम इन दोनों स्टेट्स की बात करें तो सिर्फ यूपी प्लस बिहार की सीट्स हो रही है 222, और अगर हम सारे सदर्न स्टेट्स को मिला लेंगे तो उनका टोटल बन रहा है 165। तो अभी जो प्रेजेंट 543 है उसमें जो सदर्न स्टेट्स हैं, पांचों सदर्न स्टेट्स की बात कर रहा हूं, टोटल उनके क्यूमुलेटिव 23% शेयर है। ये जो डिलिमिटेशन होगा और ये सीट का नंबर हुआ 846 बेस्ड ऑन द पॉपुलेशन, तो जो नदर्न स्टेट्स हैं उनका जो पार्लियामेंट में या जो सीट्स में शेयर होगा वो 50% से ज्यादा हो सकता है, एंड वहीं जो सदर्न स्टेट्स हैं उनका 20% से भी लेस हो सकता है। तो जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन का बैलेंस है वो पूरी तरीके से नदर्न स्टेट्स की तरफ चला जाएगा। एंड कई सारे जो सदर्न स्टेट्स हैं उनका ये कहना है कि जो प्रेजेंट सेंट्रल गवर्नमेंट है, रूलिंग गवर्नमेंट है, उनका स्ट्रॉन्ग होल्ड है नदर्न स्टेट्स, ठीक है, जिसे हम हिंदी हार्टलैंड कहते हैं, उनका उनका स्ट्रॉन्ग होल्ड है वहां पर। तो ऑब्वियस सी बात है अगर सीटें इस तरीके से इंक्रीज होंगी बेस्ड ऑन सोनली पॉपुलेशन, तो जो सदर्न स्टेट्स की सीट्स हैं, जो रिप्रेजेंटेशन है वो डिक्रीज होगा, एंड नदर्न स्टेट्स का जो शेयर है या जो रिप्रेजेंटेशन है वो इंक्रीज होगा। सो ये क्या रहेगा, ये कहीं ना कहीं पॉलिटिकल जो बैलेंस है वो मिसमैच हो जाएगा, ठीक है। तो पहला कंसर्न जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है उससे रिलेटेड आ रहा है सदर्न स्टेट्स का, ठीक है। देन आ रहा है फिस्कल फेडरलिज्म। देखो जो सदर्न स्टेट्स हैं, चाहे हम तमिलनाडु की बात कर लें, ठीक है, हम कर्नाटका की बात कर लें, ठीक है, इनका यह कहना है कि अगर आप ओवरऑल इंडिया की जीडीपी देखोगे तो ये जो स्टेट्स हैं, जो सदर्न स्टेट्स हैं, उनका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन ज्यादा है, ठीक है, जीडीपी में कंट्रीब्यूशन ज्यादा है कंपेयर टू अगर हम नदर्न स्टेट्स की बात करें, चाहे वो यूपी हो, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो राजस्थान हो, एमपी हो, ठीक है। यहां पर इन स्टेट्स के कंपेयर में जीडीपी कंट्रीब्यूशन में सदर्न स्टेट्स का जो शेयर है वो ज्यादा है, ठीक है, सदर्न स्टेट्स का शेयर ज्यादा है। लेकिन जब टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात आती है, एक तो इनका यह कहना है कि एक तो हम शेयर ज्यादा दे रहे हैं, हमारा कंट्रीब्यूशन ज्यादा है, ठीक है, और उसके बेसिस पर हमारी सीट्स कम है पार्लियामेंट में, ठीक है, हमारा पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन कम है। फिर जो फाइनेंस कमीशन, ठीक है, फिर जो फाइनेंस कमीशन, ठीक है, फाइनेंस कमीशन जो शेयर डिस्ट्रीब्यूट करती, भाई जो टैक्सेस है, ओवरऑल जो टैक्सेस है वो वेरियस स्टेट्स और सेंट्रल में डिवाइड होता है। तो फाइनेंस कमीशन, तो सदर्न स्टेट्स ये कह रही है कि एक तो हम कंट्रीब्यूशन ज्यादा कर रहे हैं, हमारा जीडीपी में कंट्रीब्यूशन ज्यादा है, सीट्स हमारी कम है, फिर जो रेवेन्यू शेयर मिलता है भाई वो भी फिर नदर्न स्टेट्स को ज्यादा मिलता है। क्यों? क्योंकि वहां पर पॉपुलेशन ज्यादा है, वहां पर पॉवर्टी के चैलेंजेस ज्यादा हैं, वहां पर डेवलपमेंट उस लेवल का नहीं है, तो इस वजह से उनको शेयर, रेवेन्यू शेयर भी ज्यादा उनको मिलता है। तो इस वजह से सदर्न स्टेट से कह रहे हैं कि भाई ये तो फिस्कल फेडरलिज्म जो है वो कहीं ना कहीं इंपैक्ट हो रहा है, हम कंट्रीब्यूशन भी ज्यादा कर रहे हैं जीडीपी में, हमारी सीट्स भी कम है, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन भी हमारा कम है, प्लस जो रेवेन्यू शेयर है वो भी हमारा कम है। तो ये कुछ जेन्युइन कंसर्न है सदर्न स्टेट्स के। और फिर कई सारे स्टेट्स के जो सीएम्स हैं उन्होंने ये भी कहा है कि भाई डिलिमिटेशन ही करना है ना, तो व्हाई इट शुड बी बेस्ड ऑन पॉपुलेशन ओनली, व्हाई दिस लिमिटेशन शुड बी बेस्ड ऑन पॉपुलेशन, इट शुड बी बेस्ड ऑन इकोनॉमिक पैरामीटर्स, ठीक है, आप इकोनॉमिक पैरामीटर्स पर करो, आप एजुकेशन के बेसिस पर करो, आप जीडीपी कंट्रीब्यूशन के बेसिस पर करो। अगर आपको डिलिमिटेशन करना ही है तो आप इन फैक्टर्स पर करो, और इसके बेसिस पर जिन स्टेट्स का जो जैसा कंट्रीब्यूशन है उस बेसिस पर आप सीट्स जो है वो रीड्रॉ कर दो, रीडिफाइन कर दो। तो कुछ जो सदर्न स्टेट्स हैं उनका ये भी सजेशन है। हालांकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट उन्होंने ये कहा है कि किसी भी स्टेट के साथ कुछ भी इस तरीके का मिसमैच नहीं होगा, ठीक है। जो पॉपुलेशन और सीट, देखो स्टेट गवर्नमेंट का कहना है कि जो पॉपुलेशन है किसी भी स्टेट की और जो उनकी सीट है, इसका जो ओवरऑल प्रपोर्शन है, ठीक है, इसका जो ओवरऑल प्रपोर्शन है वो इक्वल रहेगा, यानी कि जो वैल्यू है वो इक्वल रहेगी। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का कहना है। बट मैं आपको बता चुका हूं
कि कई सारे जो सदर्न स्टेट्स उनका कहना है कि इस तरीके की अगर डिलिमिटेशन होगा तो इतनी सीट इंक्रीज होगी, तो अल्टीमेटली जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है, जो फिजिकल फेडरलिज्म है, वो इंपैक्ट होगा। तो ये आपका डिटेल डिस्कशन था डिलिमिटेशन का। आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा आपको डिलिमिटेशन समझने के लिए कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कहीं पर भी आप देखेंगे तो इसी तरीके से आपको सारी चीजें मिलेंगी। तो अगर यू फाइंड दिस लेक्चर, यू फाइंड दिस इनिशिएटिव, यू फाइंड दिस सेशन इंफॉर्मेटिव, हेल्पफुल, ठीक है, तो लाइक जरूर से करेगा, कमेंट जरूर से करेगा, शेयर इसे ज्यादा से ज्यादा करिएगा, सो दैट मैक्सिमम स्टूडेंट कैन सी दिस पर्टिकुलर सेशन। एंड एट द सेम टाइम इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, डू सब्सक्राइब टू श्रीराम्स IAS। तो इसी के साथ इस सेशन को एंड करते हैं। टिल देन, दिस इज ऋषभ सिंह साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत।